नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में। दर्शकों, हमारा ये जीवन बहुत अनमोल है और इसे स्वस्थ और खुशहाल रखना ये हमारी ही तो जिम्मेदारी है। फिर आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में चाहे अनचाहे कई बीमारियां हमारे द्वार पर दस्तक देती हैं। अब इन्हें पहचान कर उचित समय पर इनका उपचार कराना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। फिर भारत में कई प्रकार की चिकित्सा पद्धति प्रचलन में हैं और आज हम आपको भारत का प्राचीन और परंपरागत चिकित्सा पद्धति, जिसे हम आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के नाम से जानते हैं, के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आयुर्वेद का इतिहास भारत में बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली है। आयुर्वेद के सहायता से हम अपनी जीवन शैली को सुधार कर बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण विषय में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए आमंत्रित डॉक्टर साहब से आइए हम आपको मिलवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हांदावाड़ा, जिला नारायणपुर में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ डॉक्टर लालचंद साहू जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, धन्यवाद। सर, हमारा आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। तो विषय की गंभीरता को ही समझते हुए सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे जीवन में आयुर्वेद का क्या महत्व है? जी, सबसे पहले जो आपने बातों को कहा कि जब आप परिचय दे रहे थे कि ये जो हमारे भारत की बहुत ही प्राचीन ऐसी स्वास्थ्य और चिकित्सा शैली है जी। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो ये लगभग 4000 से 5000 वर्ष पुराना चिकित्सा पद्धति है जी। जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा स्मरण किया गया है। आयुर्वेद में इसके इतिहास के विषय में मैडम एक आता है बात कि इसको ब्रह्मा जी ने स्मरण किया। आयुर्वेद को अनादि और शाश्वत बोला गया है, अर्थात ना ही कोई इसकी उत्पत्ति हुई है और ना ही इसका अंत हुआ है जी। तो ऐसे चिकित्सा पद्धति जो स्वयं ईश्वर के द्वारा या भगवान के द्वारा स्मरण में था और वो लिखित रूप में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो हमारे आचार्य चरक रहे हैं और आचार्य सुश्रुत और भी आचार्य रहे हैं जिन्होंने उस ज्ञान को, उस चिकित्सा शैली को आगे बढ़ाया। और अभी वर्तमान समयों में जब हम 5000 वर्ष बाद भी देख रहे हैं तो उसमें जो वर्णित चिकित्सा शैली है आधुनिक समय में होने वाली बीमारियों में भी सटीक उसकी चिकित्सा कर सकते हैं और वो आज भी उसमें जो उपाय या चिकित्सा पद्धति बताए गए हैं वो पूर्ण रूप से प्रभावी है। जी हाँ, तो अब आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है इसका उद्देश्य क्या है? जी, ये तो है कि आपने बहुत सही प्रश्न किया है कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसके लिए एक श्लोकांश मैं बोलना चाहूँगा मैडम कि वहाँ पर एक श्लोक आया है संस्कृत का। आयुर्वेद का जो प्रथम उद्देश्य है ये है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये पहला उद्देश्य है। और दूसरा है कि आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको हम स्वस्थ बना कर रखें, ये पहला उद्देश्य है। और दूसरे उद्देश्य में आता है कि जो व्यक्ति बीमार है या व्याधिग्रस्त है उनकी चिकित्सा करें। तो हम देख सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति अगर अपने स्वास्थ्य को बना के रखे तो उसे चिकित्सा के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इसीलिए आयुर्वेद का जो उद्देश्य है बहुत ही हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। जी। अब एक भ्रम है, इसका निराकरण मैं आपसे चाहूंगी कि कहते हैं कि आयुर्वेद केवल जड़ी बूटी नहीं बल्कि एक संपूर्ण विज्ञान है। जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। सामान्यतः जनमानस में यही बात प्रचलित है कि अगर कोई आयुर्वेद शब्द सुनता है या आयुर्वेदिक चिकित्सा का सुनता है तो उसके मन में केवल यही बात आती है कि कुछ जड़ी बूटी है। परंतु देखिए, आयुर्वेद का जो अर्थ होता है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला आयु और वेद। तो आयु का अर्थ होता है जीवन या जिंदगी और वेद का अर्थ होता है साइंस या नॉलेज। तो अगर आयुर्वेद का जो हम संधि विच्छेद वाला परिभाषा भी हम देखते हैं तो उसमें हमें यही नजर आ रहा है कि ये जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद में जड़ी बूटी तो एक उसका हिस्सा है, चिकित्सा का एक हिस्सा है। चिकित्सा के भी कई प्रकार के जो पद्धतियां हैं, जैसा पंचकर्म है और भी कर्म बताए गए हैं। तो जो जड़ी बूटी या पौधों से हम प्राप्त करते हैं वो केवल एक उसका हिस्सा मात्र है। लेकिन आयुर्वेद जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको प्रतिदिन के जीवन में
क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, जी। क्या नहीं करने से हम बीमार पड़ सकते हैं, या क्या करने से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इन विषयों के ऊपर विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। मतलब ये बिल्कुल प्रमाणित है कि आयुर्वेद विज्ञान पर ही काम करता है। अभी तो और भी मैं बात करूं तो आयुर्वेद में सद्वृत्त का वर्णन आता है, जी। सदाचार का वर्णन आता है, जिसमें हमारा जो व्यवहार है उसके विषय में भी लिखा है। तो हम ये बात को कह सकते हैं कि आयुर्वेद एक उन्नत जो है चिकित्सा विज्ञान है। जी हाँ, जैसे कि अभी आपने कहा कि आयुर्वेद व्यवहार पर भी नियंत्रण करता है, हमें उचित व्यवहार करना भी सिखाता है। तो आज के समय में एक सबसे बड़ी समस्या हम हर ओर देख रहे हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, वृद्ध वर्ग हो, वो है मनोरोग। जी। तो मनोरोग के लिए आयुर्वेद में क्या विस्तार है? जी, वास्तव में जब हम आज के परिवेश में देखते हैं कि जो भाग दौड़ वाली हमारी जीवन शैली है और जो एकाकी परिवार का प्रचलन अभी जो चल रहा है कि कुछ सदस्य ही परिवार में रहते हैं। पुराने समयों में तो थी कि ये बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे रहते थे तो उनका मनोरंजन होता था, लोग अपने मन की बातों को एक दूसरे को बताते थे। परंतु अभी जो एकाकी परिवार की जीवन शैली चल रही है उसके कारण विशेषकर युवा वर्ग में हम देखते हैं कि कई प्रकार के डिप्रेशन अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं और भी कई प्रकार के जो है व्यवहार से लेकर उनके जीवन में परेशानियां आ रही हैं। तो इसके विषय में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कारण क्या है, कि आयुर्वेद इन जो मानस रोग है उसका कारण क्या कहता है। तो आयुर्वेद में एक शब्द आता है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध का अर्थ होता है कि हम किसी भी चीज़ को जान रहे हैं कि इसे नहीं करना चाहिए और फिर भी हम उसे करते हैं, या जो चीज़ गलत है, हमारे लिए गलत है, समाज के लिए गलत है और मेरे स्वास्थ्य के लिए भी गलत है। जैसे कुछ आदतें हैं, जैसे हम व्यसन जो लोग करते हैं कि जो भी नशा जितने भी प्रकार के करते हैं, लोगों को पता है कि ये गलत है फिर भी वो करते हैं। तो वो उसके एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एडिक्शन है एक प्रकार का मानस रोग है। या कोई भी बात, जैसे हमें पता है कि आग में चलना जो है मेरे लिए खतरा है, फिर भी कोई चला गया तो ये उसके लिए नुकसानदायक होगा। तो जो मानस रोगों का कारण यही बोला गया है कि जो हमें पता है कि ये मेरे लिए अहितकर है फिर भी वो व्यक्ति उन बातों को अपनाता है, तो ये मानस रोगों का कारण होता है। और आयुर्वेद और जो आप मानस रोगों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एक मानस स्वास्थ्य की हम बात कर लेते हैं। जो आयुर्वेद का उद्देश्य है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे रसायन और मेध्य रसायन औषधियाँ ऐसी होती है जो हमारे जीवन को बढ़ाती है या हमारे जो जीवन के आयु है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। और एक मेध्य रसायन होता है कि जो औषधियाँ विशेषकर हमारे जो है तंत्रिका तंत्र में या मस्तिष्क में कार्य करती है। तो जब हम इनके कार्य को देखते हैं तो ये सीधे तौर पर जो मानसिक रोग हैं, जैसे कि हम मोटे तौर पर देख सकते हैं आयुर्वेद में उन्माद और अपस्मार नाम से वर्णन आया है। उन्माद का अर्थ हम पागलपन जो बीमारियां हैं उस श्रेणी में रख सकते हैं। वो केवल एक बीमारी नहीं है लेकिन वो बीमारियों का समूह है और इसके लिए स्वतंत्र अध्याय का वर्णन आयुर्वेद में दिया गया है। और अपस्मार जैसे मिर्गी या हमारे मस्तिष्क में जिसके हमें लगता है कि चक्कर आने वाली ऐसी कोई भी बीमारियां हैं तो जो न्यूरोलॉजिकल हम बोल सकते हैं मॉडर्न साइंस के अनुसार, तो उसका वर्णन देखते हैं तो इसके लिए शिरोधारा एक पद्धति का वर्णन आता है जो हमारे स्वस्थ रहने के लिए भी उत्तम पद्धति है। और यदि कोई मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति है तो उसमें भी हम देखते हैं कि इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जैसे कि जटामांसी है, ज्योतिषमती है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जो साधारणतः आप देखे और सुने होंगे। इन औषधियों के इस्तेमाल से हम मनोरोग में भी उपचार पा सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी क्रम में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हाई ब्लड प्रेशर, ये भी आज के समय में हम 10 में से 7 व्यक्ति को ये नोटिस करते ही हैं। तो इसका उपचार भी संभव है आयुर्वेद से? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मैडम। अवश्य ही जो उच्च रक्तचाप की समस्या है या हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम बोल रहे हैं, तो ये विशेषकर आज जो हम जीवन शैली जो हमने अपनाया है, जो हृदय के रोग हैं उसका जो मुख्य कारण होता है कि जब रक्त वाहिनियां जो धमनियां हैं और शिराएं हैं तो उसमें जब कोलेस्ट्रॉल या अधिक मात्रा में वसा का जमावट हो जाता है तो वो क्या करता है कि जो हमारे
धमनी और सिराओं में जो रक्त का प्रवाह बन रहा है जी। उसमें एक दबाव को उत्पन्न करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उच्च रक्तचाप की समस्या होती है। तो आयुर्वेद में जो है पंचकर्म नाम की जो पद्धति है, जी। है जो आपने सुना होगा, निश्चित तौर पर इसको मैं पंच शोधन शब्द इसके लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा, जी। क्योंकि शोधन का अर्थ होता है शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करना या सर्विसिंग करना, सामान्य तौर पे हम बात कर कह सकते हैं, जी। या शरीर की साफ सफाई है। लोग देखते हैं कि हम दिवाली में घरों की सफाई करते हैं जी। या अपने गाड़ी की समय समय पर नियमित सफाई सर्विसिंग कराते हैं। जी। तो पंचकर्म जो है शरीर के लिए पंचशोधन एक चिकित्सा पद्धति है जिसका प्रयोग अगर हम करते हैं जी। तो पंचकर्म का लाभ जो है हम उच्च रक्तचाप के मरीजों में देखते हैं। और भी सर्पगंधा जैसी औषधियां हैं जी। जिसका प्रयोग हम करते हैं, और वहाँ पर हमने कई ऐसे मरीज भी देखे हैं कि जो केवल आयुर्वेदिक दवाई जिन्होंने कुछ दिन सेवन किया और अभी वो उच्च रक्तचाप की समस्या से पूर्णतः जो है मुक्त हैं। तो एक जो बोलते हैं कि आयुर्वेद जड़ का इलाज करता है जी। तो उस स्तर पे हम अवश्य ही काम करके जो उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं का भी निदान कर सकते हैं। इसी में मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी आपने कहा कि आयुर्वेद जड़ से समस्याओं को समाप्त करता है, एक भ्रांति और भी है कि आयुर्वेद अपने उपचार में एक लंबा समय लेता है। तो इसके विषय में भी आज हमारे दर्शकों को आप इस भ्रम को दूर कर दीजिए। जी मैडम, ये बात हम सामान्यतः देखते हैं जी। कि आयुर्वेद चिकित्सा में एक समय लेता है जी। परंतु उसके पीछे जो कारण है, आयुर्वेद में कई ऐसी औषधियां भी है जो सदैव प्रभावकारी होती है। जी। जैसा कि एक व्यक्ति अगर मूर्छित है या बेहोश है तो उसके लिए कुछ औषधियों का वर्णन आया है जिसका हम प्रयोग करते हैं तो वो तुरंत ही व्यक्ति जो है अपने संज्ञा या होश में आ जाता है। जी। या कई बार हमने देखा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोविड के समय विशेषकर जब कई लोगों को जो है जिन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच किया और जो इलाज लिए तो उनको जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है उनके साथ साथ जिन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा लिया तो उनको बहुत जल्दी ही एक शीघ्र चिकित्सा लाभ हमें देखने को मिला। हम देखते हैं कि लंबा समय जो लगता है तो उसके पीछे कारण होता है कि अगर एक व्यक्ति 10 वर्ष से किसी, जैसे मान लीजिए संधिवात की समस्या से पीड़ित है या वो 10 वर्षों से उच्च रक्तचाप या फिर त्वचा की कोई समस्या से ग्रसित है तो निश्चित तौर पे 10 वर्षों में उस रोग ने इतना जड़ बना लिया होगा कि उसके जड़ को काटने में हमें थोड़ा समय लगेगा। जैसा बरगद का वृक्ष होता है वो जितना विशाल रहता है उसकी जड़ें फैली होती है। सो उसी संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि अगर कोई व्याधि जितनी पुरानी होगी उसको ठीक होने में उतना ही समय लगेगा। और अगर कोई व्यक्ति अभी अभी किसी रोग से ग्रसित हुआ है तो निश्चित तौर से उसे आयुर्वेद से शीघ्र चिकित्सा लाभ मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज की आपकी जानकारी से उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के मन में जो भ्रांति रही होगी वो बिल्कुल खत्म हो गई होगी। सर, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी, अभी आपने हमें पंचकर्म पद्धति के बारे में बताया, ये पद्धति क्या है और ये किन बीमारियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पंचकर्म को हम एक मैं लाइन बोलना चाहूँगा जी। आयुर्वेद से अगर हम पंचकर्म को हटा दें तो वहाँ पर एक बड़ा शून्य बस शेष रह जाएगा। अर्थात आयुर्वेद का जो आत्मा है या आयुर्वेद की जो मुख्य जो बात है उसका जो प्राण है वो पंचकर्म में बसता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। पंचकर्म नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये 5 प्रकार की जो चिकित्सा क्रियाएं होती है उनके समूह को इकट्ठे रूप में पंचकर्म शब्द नाम दिया गया है। तो पंचकर्म में सबसे पहला जो हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है वहाँ पर आता है वमन कर्म। वमन कर्म एक ऐसी प्रक्रिया है, आयुर्वेद में आपको थोड़ा सा गहरी जानकारी देना चाहूँगा मैडम कि आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं। सबसे पहला वात दोष, दूसरा पित्त दोष और तीसरा कफ दोष। जब ये दोष हमारे शरीर में साम्य अवस्था में होते हैं तो एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है, लेकिन जब तीनों में से कोई भी एक दोष बढ़ता या घटता है तो व्यक्ति जो है अस्वस्थता को अनुभव करता है। तो जो 3 दोष मैंने कहा, तो जो वमन कर्म पंचकर्म में कहा गया है, यदि कफ दोष किसी व्यक्ति के शरीर में जो है असंतुलित हुआ है या कफ दोष के कारण किसी को व्याधि हुई है तो वहाँ पर वमन कर्म का हम प्रयोग करते हैं। वमन कर्म को अगर हम
अभी के एडवांस शब्दों में बोलें तो एक मेडिकेटेड वोमिटिंग हम नाम दे सकते हैं जी। कि इसमें हम कुछ दिन तक तैयारी करते हैं शरीर की, वो व्यक्ति की क्षमता और उस व्यक्ति को जो व्याधि हुई है उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। जी। और उसके बाद हम जो है जब उसके शरीर की तैयारी हो जाती है तो हम कुछ औषधियों को पिलाते हैं और उसको उल्टी कराया जाता है। जी। देखने में तो यह हमें एक सामान्य बात लगती है कि बस उल्टी हो रही है, परंतु ये हमारे शरीर में जो दोष चिपके रहते हैं, जैसा कि आपने अभी उच्च रक्तचाप का वर्णन किया, जी। या फिर जो कोलेस्ट्रॉल जो उच्च रक्तचाप का कारण है कि लोगों का जो वसा जो पदार्थ है शरीर में बढ़ने लगता है, तो वो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कफ के हम श्रेणी में रख सकते हैं। और हमने देखा है कि उच्च रक्तचाप की समस्या है या त्वचा रोग है या कफ के दोष के कारण कोई भी व्याधि है तो उसमें वमन कर्म का जो है बहुत अच्छा परिणाम हमें देखने को मिला है जी। और विशेषकर आयुर्वेद, जैसा मैंने कहा कि जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम जो कि पहला उद्देश्य है, तो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी पंचकर्म का वर्णन आता है। पहला जो वमन कर्म मैंने बताया, तो उसको बसंत ऋतु में एक स्वस्थ व्यक्ति भी वमन कर्म को करा सकता है ताकि उसको कफ के कारण होने वाली जो व्याधियां हैं वो समाप्त हो रहे। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति वर्ष वमन कर्म करा सकता है। दूसरा होता है विरेचन कर्म। विरेचन कर्म पित्त दोष के लिए किया जाता है और ये जो है शरद ऋतु में स्वस्थ व्यक्ति भी पित्त दोष के निर्हरण के लिए वमन कर्म करा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि जो भारत में हम ऋतुओं को देखते हैं तो आयुर्वेद दृष्टिकोण से इसे 6 ऋतुओं में बांटा गया है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु। तो इन ऋतुओं में हमारे शरीर में मौसम के अनुसार, वातावरण के अनुसार कुछ बदलाव होते हैं जिससे दोष जो है स्वतः बढ़ते या घटते हैं। इसलिए जो है तीसरा होता है वस्ती कर्म। वर्षा ऋतु में जो है वस्ती कर्म कराने के लिए कहा गया है। और आगे होता है नस्य कर्म होता है जिसके द्वारा जो है नाक में हम औषधि तैलों को या पत्तियों के रसों को या किसी चूर्ण का हम उपयोग करते हैं तो या घृत का उपयोग करते हैं। तो ये जो 5 कर्म है कि वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य और एक 5वां होता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण का अर्थ होता है कि दूषित शरीर को शरीर के किसी भी हिस्से से या हम किसी भी सिराओं से बाहर निकालते हैं। रक्त मोक्षण में और भी आगे प्रकार आते हैं, जैसे कि आपने जोंक लगाने की विधि के बारे में सुना होगा, लीच थेरेपी, जो आजकल त्वचा रोगों के लिए बहुत प्रयोग में हो रहा है। तो ये जो 5 कर्म हैं, बस्ती में होता है कि जो पूरा हमारा आंत है उसको साफ सफाई की जाती है। तो ये जो पंचकर्म है हम व्याधियों में तो प्रयोग करते ही हैं। दोषानुसार यदि किसी व्यक्ति को किस दोष से ग्रसित व्याधि है तो वहां पर हम उसके लायक, उसके अनुरूप पंचकर्म का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद हमें कैसे समझाता है कि हमारा दिनचर्या कैसा हो जिससे हम एक बेहतर जीवन शैली को प्राप्त कर सकें। जी, तो जो दिनचर्या आपने कहा है कि एक व्यक्ति को सुबह से उठकर और उठने से पहले किस समय पर उसको उठना है इसका भी वर्णन आयुर्वेद में आता है। सुबह से उठकर रात्रि के सोते तक आपको किन किन चीजों को करना है कि यदि हमें स्वस्थ बना रहना है, तो ये दिनचर्या की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि अभी जो लोग हैं, अभी जब व्यस्तता के कारण या जीवन शैली में बदलाव के कारण कि लोग जो है रात भर जग रहे हैं, विशेषकर जो महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं होते हैं उसकी तो जो आदत होती है विशेषकर रात में जगकर पढ़ाई करने की होती है। तो निश्चित तौर पे ये जो दिनचर्या जो हमारी जो है अनियमित हुई है बहुत सारी बीमारियों का कारण है। और दिनचर्या में सबसे पहले मैं सारांश में आपको बताना चाहूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस उस ऋतु में जो सूर्योदय का समय नियुक्त है उस समय से 1 घंटा पहले उठना और फिर नियमित रूप से दांतों की सफाई करना। यदि हमें कोई शौच या ऐसे कोई वेग आते हैं तो उन वेगों को धारण न करना, उसी समय पे जाना। समय पे हमें प्रतिदिन या सभी ऋतुओं में जो है एक पूरे शरीर में अभ्यंग अर्थात पूरा तेलों की मालिश होनी चाहिए। और तेलों में या तो तिल तेल को उत्तम कहा गया है या कोई भी जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है आपको सलाह देते हैं कि आप इस औषधि तेल का प्रयोग कीजिए। और विशेषकर जो दिनचर्या में व्यायाम का जो महत्व है कि अभी हम जो देख रहे हैं कि एक जो शारीरिक हमारा जो परिश्रम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारी जो मोटापा की समस्या हो रही है,
थायराइड की समस्या हो रही है, उच्च रक्तचाप की समस्या हो रही है। तो जब हम देखते हैं कि जो व्यायाम करने के लिए कहा गया है, आयुर्वेद में तेल मालिश करने कहते भी हैं कि आयुर्वेद और योग एक दूसरे के पूरक होते जी हैं। जी 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 तो आयुर्वेद और योग, आपने बिल्कुल सही कहा, योग का अर्थ होता है जोड़ना। जी अर्थात शरीर के जो सभी हिस्से हैं, हम एक स्वास्थ्य को जोड़ के रखे रहे हैं जी आजीवन, मृत्यु तक। या हम यूँ कह सकते हैं योग एक मनुष्य और ईश्वर का भी योग होता है। जी यह शरीर और आत्मा का योग है। यदि हम योग की क्रियाओं में बने रहेंगे तो शरीर और आत्मा लंबे समय तक जुड़ी रहेगी, ऐसे शब्दों में हम समझ सकते हैं। समय का अभाव है सर, चलते चलते एक प्रश्न पे संक्षेप में आपसे उत्तर जी, जी, चाहूंगी। जी। महिलाओं के लिए मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, महिलाओं में आज के समय में पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या बहुत देखने को मिल रही है, तो आयुर्वेद इसका उपचार किस प्रकार से करता है? जी, सबसे पहले तो माताओं और बहनों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी जो जीवनचर्या है, जो दिनचर्या है जिस पर हम बात कर रहे थे, कि वो नियुक्त समय पर उठे। जब सूर्योदय का होता है समय, उस समय हम उठ जी। जाएं और सूर्यास्त के समय सो जाएं। और जो भोजन का समय है कि जो सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रिकालीन भोजन, विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करने का विधान है। जी और जब हम देखते हैं कि अभी लोग रात के 10 बजे या 11 बजे भोजन कर रहे जी। हैं, तो वो हमारे शरीर में जाकर कहीं ना कहीं अपच को उत्पन्न करता है, हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, जिसके कारण आपने सुना होगा कि पाचन तंत्र ही आयुर्वेद में सब रोगों का मूल है। जी तो माताओं और बहनों, जो पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या है, विशेषकर मैं बोलना चाहूँगा कि जो हम चॉकलेट जी या फिर जो बाहर की जो चाइनीज़ आइटम है, इन चीज़ों का प्रयोग जो करते हैं, जी। हमने जो अपने देखा है कि क्लिनिक में या जो भी पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, जी तो जिनके में ये ज़्यादातर बाहर के जो फूड है, जो जंक फूड है, जो पैक्ड फूड है, इसका प्रयोग करते हैं, जी। उनको ज़्यादातर इसकी समस्या होती है। जी परंतु आयुर्वेद में इसका भी निदान है कि यदि कोई पंचकर्म कराते हैं, माता या बहनें ऐसी होती हैं, और जी। निश्चित रूप से आयुर्वेद में पीसीओडी और पीसीओएस का पूरा समाधान का वर्णन किया गया है। और विशेषकर माताएं बहनें जो इन बातों को गंभीरता पूर्वक ले, क्योंकि आगे चलकर भविष्य में विवाह के पश्चात उनमें ये जो बांझपन की भी समस्याएं आती हैं। हमारे दर्शकों से जो भी आपके हृदय में बात है, आप उनसे साझा कर सकते हैं। जी, मैं सबसे पहले एक आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते और जितना मैंने आयुर्वेद को जाना है, तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि एक नियमित जीवनचर्या का पालन करें, जिसमें आयुर्वेद में जो सुबह उठने का समय है और भोजन का समय है, आयुर्वेद में स्वास्थ्य के 3 आधार बताए गए हैं, एक आहार, एक निद्रा और एक ब्रह्मचर्य। आहार अर्थात जो कुछ भी हम खाते हैं, जैसा हम भोजन करते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और जिस समय हम खाते हैं वो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दूसरा निद्रा, निद्रा का जो समय है वो रात को कहा गया है। मैं बार बार इस विषय पर बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज लोग नींद के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। वो कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जाग रहे हैं। तो आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आप नींद का, जिनकी नाइट ड्यूटी है तो वो तो दिन में उनको सोना पड़ेगा, परंतु जिनकी नाइट ड्यूटी नहीं है वो विशेषकर इस बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर बीमार पड़ते हैं, कहा गया है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और यदि एक व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो धन भी बर्बाद हो जाता है उसका, और वो स्वास्थ्य को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। और तीसरी बात जो हम कह रहे थे कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है हम सदाचार का पालन करें, हम सत्य जो बातें हैं हमारे लिए हितकारी हैं, जो लाभकारी हैं, जो समाज के लिए लाभकारी हैं, ऐसे बातों का हम ग्रहण करें। बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली सर। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद।